आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आया हूं। आज इसका 5वां भाग है। अभी तक हमने इसके 4 भाग देख लिए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर दे करके आएंगे, तब आपको मेरी बातों पे भरोसा हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों पे भरोसा करके, अपने टीचर की बातों पे भरोसा करके इस सेशन को अच्छे से देखिए कि सीटेट ने पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय से। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मान्यकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए या विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका विविध विन्यासों के उदाहरणों को उसको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। बच्चे कैसे हैं? जो अधिगम करता है वो कैसे हैं? वो अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं। तो उनको संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो आप क्या कर सकते हैं? कभी भी विद्यार्थी में डर की भावना नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, डर, भय, मारपीट, दंड, ये सब का उपयोग नहीं करेंगे। तो आप उसको क्या करेंगे? समस्या समाधान की समस्या कैसे होगी? जब लगातार और अभ्यास करेगा बच्चा। जब लगातार अभ्यास करेगा तभी वो उसको क्रियान्वित कर सकता है, तभी वो उसको सॉल्व कर सकता है, सफल बना सकता है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, किससे? अधिगम कठिनाई से जूझ रहे हैं छात्र। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगला देखिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, इनमें से कौन सी चीज को उसे नहीं करना चाहिए? तो उसे बिल्कुल भी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारा बच्चा जो है वो खुद ही अधिगम समस्याओं से जूझ रहा है, जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसको और जटिल चीजों में उलझाया ना जाए। अगला देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता या अपसारी चिंतन। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन जो हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि क्या है, ये क्रिएटिव है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इसमें आपका हो जाएगा कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये सबसे सफल और प्रभावशाली अध्यापन अधिगम है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसमें सीधा सा जवाब आपका क्या हो जाएगा कि जब त्रुटि हो रही है तो ये जानना जरूरी है और ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, दंड जहां आ जाए वहां काट दीजिएगा, दंड वाला कोई काम नहीं होता। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। तो दंड तो देना ही नहीं है, मैंने आपको बार बार कहा है ना। तो आप क्या करेंगे? ये
ठीक, क्या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके उसको कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, शर्मिंदगी क्या है? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार है और योग्यता अटल है। इसमें से आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो सीधा सा जवाब है योग्यता सुधार है। ठीक, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें से आपका जवाब क्या हो जाएगा? अन्वेषण और संवाद। ठीक, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। इसमें आपका जवाब क्या हो जाएगा? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। फिर अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो इसमें से आपका जवाब हो जाएगा संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अगला देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर या केवल पर्यावरण पर। तो आपको मैंने हमेशा बताया कि आनुवांशिकता और पर्यावरण जहां आए वहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है? मतलब सेल्फ टॉक। ठीक है, व्यक्तिगत वाक मतलब सेल्फ टॉक। आत्म केंद्रितता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, मनोवैज्ञानिक विकार या स्वतः नियमन। तो यह हो जाएगा क्या? स्वतः नियमन। क्या हो जाएगा? स्वतः नियमन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना या योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसमें से क्या लक्ष्य हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या बताती है? छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये क्या करेगी? ये करेगी अधिगम के पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है? कई बार क्वेश्चंस में इस तरीके के जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हैं, जो इस तरह के लिंग पक्षपात वाली बातें हैं, वो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है।
लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो आपका सीधे सीधे कई बार आपने ये क्वेश्चन देखा है, हमारे जितने भी चारों पांचों सेट हैं सब में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आया है और सब में लैंगिक रूढ़िवादिता की ही बात हुई है। ठीक, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत, प्रथापूर्व, अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथागत। तो ये दर्शाता है प्रथागत संरचना। ठीक है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन क्या है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। जो बच्चा सीखता है सबसे पहले सामंजस्य बैठाना या अपने लोगों को जानना या अपने जो इन्वायरमेंट में रह रहा है सबसे पहले उसका परिवार होता है और उसके बाद वो विद्यालय से चीजों को देखता और समझता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। यह एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो आपका जवाब इसमें हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास या विचार सोच में केंद्रीकरण। तो आपका जवाब हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, काट ही दीजिए। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? विकास बहुआयामी होता है। ठीक है। विकास की दर सेम नहीं होती है और विकास केवल विद्यालय वाले अधिगम से नहीं होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस चीज के महत्व पर जोर देता है? अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों या गुणारोपण को? तो ये करता है सांस्कृतिक उपकरणों को। ठीक है। किसको करता है? सांस्कृतिक उपकरणों को। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? स्कीमा, मनोबंध। क्या हो जाएगा? स्कीमा, मनोबंध। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों और अविभेदी समरूपी निर्देशों को। तो इसमें जवाब हो जाएगा हर बच्चे को सामर्थ्य अधिकतम प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र। तो ये हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है।
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त या अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। तो ये हो जाएगा सांवेदिक, मूर्त, फिर अमूर्त। नेक्स्ट देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा या अध्यापक के पक्ष पर असफलता। इसमें से क्या होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो ये देखा जाना चाहिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो ये हो गया आज का सेशन, 5वीं क्लास हमारी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिपेंड है। आप इसको जरूर अच्छे से देख करके जाइए, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपका, हमारा भरोसा करिए इस बात पर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं और हमारे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो हमारी टीम को अप्रिशिएट करिए, अपना लाइक दीजिए, अपना शेयर दीजिए, लोगों में सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे चैनल के बारे में बताइए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।